बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें उर्दू का पेपर वो फ़र्स्ट ईयर का हो सेकंड ईयर का हो कैसे देना होता है। इस लेक्चर में ख़ास तौर पे सेकंड ईयर को मौजू बनाया गया है। फ़र्स्ट ईयर के लिए अलग लेक्चर मैं अपलोड करवाऊँगा। आप देखिए कि सारा साल हम उर्दू की तैयारी भी करते हैं, सारा साल हम उसकी मश्क भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके उर्दू में मार्क्स अच्छे नहीं होते। जिस बच्चे से आप पूछ लेंगे कि उर्दू का पेपर कैसा हुआ, जी बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो बहुत बुरे होते हैं या कंपैरेटिवली कम होते हैं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जितना आप तवक्को रख रहे होते हैं। असल में मसला ये है कि बच्चों को उर्दू का पेपर हल करना ही नहीं आता। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी एहतियातें हैं जो आप बरत लें तो आपका पेपर बेहतरीन हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगी कि उर्दू का पेपर हल कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात आप जहन में रखिएगा कि आप उर्दू में रेफरेंसेस यानी हवाला जात देते हैं। आपको अक्सर आपके प्रोफेसर हज़रात आपको बताते हैं कि आप तशरीहात में हवाला जात दें। हवाला किसको कहते हैं? कुरानी आयत का मफ़हूम, क्योंकि सबसे बेहतरीन सनद किसी भी मौजू पर हमारे लिए कुरान पाक है। किसी हदीस का मफ़हूम, किसी बड़ी शख्सियत का कौल। ये याद रखिएगा कि बड़ी शख्सियत से ऐसी शख्सियात मुराद हैं जो गुज़र चुकी हैं और जिनका बहुत बड़ा नाम है। मौजूदा दौर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बड़ी शख्सियत को आप और उसके कौल को हवाला नहीं बना सकते, क्योंकि मौजूदा दौर में वो कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग उससे तदाद रखते हैं और कुछ लोग उसकी बात से मुत्तफ़िक हैं। हो सकता है आपका पेपर वो बंदा चेक कर रहा हो जो उस शख्सियत की राय से भी इख्तिलाफ़ रखता हो, तो इसमें एहतियात बरतना लाजमी है। दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि आप कभी भी पेपर में किसी भी जगह पे ऐसा कोई भी जुमला नहीं लिखेंगे जिसमें आपसे ज़ाहिर होता हो कि आप इस सियासी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। भी मुमकिन है कि जो एग्ज़ामिनर सामने बैठा हुआ है वो आपकी सियासी पार्टी से इख्तिलाफ़ रखता है। आप कहीं भी अपने पेपर को चैलेंज नहीं कर सकते। वो आपके मार्क्स अगर एक एक करके हर क्वेश्चन में कम देता जाए तो भी आपके 8 से 10 नंबर गिर जाते हैं। नंबर 2, आपने ये ख्याल रखना है कि आपके किसी भी जुमले से आपका फ़िरका नहीं शो होना चाहिए। नज़र ना आए, वाज़े ना हो रहा हो कि ये शख्स इस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि हो सकता है आपका सब एग्ज़ामिनर फ़िरका मुखालिफ से ताल्लुक़ रखता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सब एग्ज़ामिनर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी करेगा, लेकिन 100 में से हो सकता है एक शख्स ऐसा हो जिसके अंदर शिद्दत पसंद रवैया हो और वो कहे अच्छा जी आज मुझे मौका मिला है कि मैं आपसे बदला ले लूँ। 99% यानी 99% लोग अच्छे हैं और इंसाफ के साथ ही चेकिंग करते हैं। बहरहाल हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने इदारे को, जो अपने शोबे को बदनाम कर रहे होते हैं। तो आप कहीं भी ये ज़ाहिर नहीं करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी आपकी कौन सी है और आप किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने देखा है अक्सर बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं कि वो अपने किसी सियासी लीडर का कोई कॉल उठा के हवाले के तौर पर लिख देते हैं। यही कॉल आपको आपके मार्क्स भी गिरा सकता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका पेपर किस हाथ में जा रहा है। तो पूरी कोशिश कीजिए कि आप अपना फ़िरका शो ना करें और अपनी सियासी पार्टी अपने पेपर में शो ना करें, वहाँ ज़ाहिर ना करें कि आपका ताल्लुक़ किस सियासी पार्टी से। और हवाला जात में बड़ी शख्सियत के कौल के बाद चौथे नंबर पे जो है, जो जिसको हम हवाला कह सकते हैं, वो होता है शेर। अशार की तशरीहात में आप मज़मून में और ख़ुतूत में भी कोशिश करें कि जो रेलेवेंट हो, जो मुतअल्लिक़ा हो, जिसका ताल्लुक़ बन रहा हो पूरा, वो हवाला दें। वो शेर भी हो सकता है, वो हदीस का मफ़हूम भी हो सकता है, वो कुरान की आयत का मफ़हूम भी हो सकता है, वो किसी शख्सियत का कौल भी हो सकता है।
एक और मसला हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें व्हाट्सएप के स्टेटस लगा दिए जाते हैं या फेसबुक पे कुछ अशार लिख दिए जाते हैं जिनका मतन ठीक नहीं होता। मतन क्या होता है कि शायर ने किस तरह लिखा है, वो अल्फाज में अगर तब्दीली आ जाए, आगे पीछे अल्फाज हो जाए तो उसका वज़न टूट जाता है, उसकी बहर टूट जाती है, तो शेर का लुत्फ़ ही बाकी नहीं रहता, वो उलट असर कर रहा होता है, बल्कि नसर लग रहा होता है। अच्छे शायर का शेर याद हो, मुस्तनद शायर का शेर याद हो, और कोशिश करें कि शेर भी आपको ठीक याद हो। बेहतरीन तरीक़ेकार ये होता है कि जब आप हवाला दे रहे हैं, उस हवाले का भी हवाला अगर आप दे रहे हैं तो आपका पेपर आपको बेहतरीन नंबर दे जाएगा। जितना आपको आता है ज़हन में कि ये कुरानी आयत फ़लाँ सूरत से ली गई है, या ये हदीस फ़लाँ मजमूआ हदीस से ली गई है, या ये शेर फ़लाँ शायर का है, या ये कौल फ़लाँ मुसन्निफ़ का है या बड़ी शख्सियत का है, तो आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये एक अट्रैक्शन होती है। तो आपने आर्ट्स में उर्दू के पेपर में सबसे पहले पेपर की प्रेजेंटेशन पे ज़ोर देना है। मैंने हैंड राइटिंग पर यानी लिखाई की महारत पर एक लेक्चर दिया हुआ है, उसको तवज्जो से देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि आपकी राइटिंग में कौन सी खामियां हैं और उनको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहली बात, ये सबसे पहला काम कि आपकी लिखाई ठीक होनी चाहिए। अब सेकेंड ईयर में सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव का होता है। इमदादी अफ़ाल, मुताबिकत के हुरूफ, रुमूज़ी औकाफ और इसी तरह असबाक में से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात आपसे पूछे जाते हैं। इमदादी अफ़ाल पर, रुमूज़ी औकाफ पर और मुताबिकत के हुरूफ पर मैं अलग अलग लेक्चर दे दूँगा, ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन बाकी है तो आप वो लेक्चर सुन के आप अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। उसके बाद आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला। ये ख्याल कीजिए कि अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को हिस्सा मारूज़ी को अच्छी तरह पढ़ लें तो मुझे यकीन है कि आपके पूरे 20 नंबर आसानी से आ सकते हैं। और अगर आप हिस्सा मारूज़ी में 20 नंबर ले जाते हैं तो 85 यानी 85 से ज़्यादा नंबर हासिल करना आपके लिए अब मुश्किल नहीं रहेगा। पहली आपकी कोशिश यही हो कि इस पोर्शन में, इस हिस्से में, इस मारूज़ी वाले हिस्से में आपका कोई नंबर नहीं कटना चाहिए। उसके बाद आपका सबसे पहला सवाल आपके पेपर में ये होता है कि आपने नज़म के अशार की तशरीह करना होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि नज़म के अशार की तशरीह के अमूमी नंबर क्या होते हैं, और अगर आपने बहुत अच्छी तरह तशरीह की है, अच्छे हवाले दिए हैं, तो आपको कितने नंबर मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मिल सकते हैं। देखें, एग्ज़ामिनर अमूमी नंबर अगर आपको दे देगा तो 1+1 यानी 1 नंबर तो होगा शायर का नाम और 1 नंबर नज़म का उन्वान, और 6 नंबर आपको देगा तशरीह में से, तो आपको ये 8 नंबर एग्ज़ामिनर दे देगा। ये आपके मैं लिख रहा हूँ अमूमी नंबर हैं कि आपको मिल सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं नहीं, मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं, बहुत अच्छा एग्रीगेट बनाना है, उर्दू में भी मुझे बहुत अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो मुझे क्या करना होगा। तो वो बातें डिस्कस होंगी। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसमें से 9 नंबर मिल सकते हैं। किस तरह मिल सकते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात यह है कि आपके पास इस सवाल को हल करने के लिए 25 मिनट हैं। आप ये अपने पास लिख भी सकती हैं कि आपके पास हर सवाल को हल करने के लिए कितना टाइम है। आप कभी भी टाइम से ज़्यादा उस क्वेश्चन पर जोर ना दें, क्योंकि हो सकता है 1-1, 2-2 मिनट आप एक क्वेश्चन को ज़्यादा देते जाएं तो आखिर में मजमून के लिए आपके पास वक्त कम बचे और आपका 20 नंबर का मजमून आपके नंबर गिरा दे। तो टाइम मैनेज करना भी लाजमी है। तो 25 मिनट्स में आपने 3 से 4 पेज तक सफ़हात, पेजेस 3 से 4 सफ़हात तक तशरीह करनी है उन अशार की। ये याद रखिएगा, बोर्ड जब क्वेश्चन देता है नज़म के अशार की तशरीह के तो वो बाद औक़ात यूँ लिखता है कि 1+1 +4 +4। इसका मतलब ये होता है कि वो चाह रहा है कि आप तशरीह अलग अलग करें। अगर वो लिखता है 1+1 +8 तो आपको नज़म के अशार की तशरीह इकट्ठी करनी है।
अब मार्किंग भी इसी तरह ही होगी। अगर उसने +4 लिखा है तो एग्जामिनर भी आपको इसी में से एक शेर में से 3 नंबर देगा, फिर अगले शेर में से 3 नंबर देगा, इसी तरह आपकी मार्किंग करेगा। और अगर लिखा हुआ है 1 + 1 + 8 तो आपको उसने खुद कह दिया है कि आप इन दोनों अशार की तशरीह इकट्ठे कर सकते हैं। तो अब आप इसमें से 7 नंबर लेने के लिए कोशिश करेंगे। तो बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप पेज के ऊपर, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ मसला ये है कि आधा पेज एक स्पेस छोड़ दी जाती है, नज़म का उन्वान, शायर का नाम, ये तो आपने लिखना ही लिखना है, लेकिन ऊपर नीचे लाइंस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फौरी तौर पे तशरीह का लफ्ज़ लिखें और तशरीह शुरू कर दें। ख़याल रखिएगा कि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपको नज़म के अशार का मफ़हूम लिखने की ज़रूरत नहीं है। गज़ल के अशार का मफ़हूम आगे टॉपिक आ रहा है, मैं समझा देता हूँ क्यों ज़रूरी होता है, लेकिन नज़म के अशार का मफ़हूम लिखने की ज़रूरत नहीं है। नज़म के अशार की तशरीह कंपैरेटिवली गज़ल के इसलिए आसान होती है कि नज़म के अंदर तो उन्वान दिया गया है और उस उन्वान से मुताल्लिक़ा ही बातें होती हैं। उससे मुताल्लिक़ा अगर आप 4-5 हवाले याद कर लेते हैं तो आपको हर पेज पर 2 हवाले दिए जा सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम एक हवाला ज़रूर नज़र आ रहा। और कोशिश कीजिए कि हवाला जो है ना पेज के दरमियान में दें, आखिर में ना दें, और हवाला टॉपिक के आखिर में भी ना दें। असल में हवाले का मकसद ये होता है कि हमारा मुतालिया इतना अच्छा है कि ये बात करते हुए हमें फ़लाँ शख्स की या कुरान की आयत का मफ़हूम याद आ रहा है, या हदीस का मफ़हूम याद आ रहा है, या फ़लाँ शख्सियत का कौल याद आ रहा है, या फ़लाँ शेर जहन में आ रहा है जो फ़लाँ शख्सियत का है। तो आप अपने वसी मुताले को सामने ला रहे होते हैं। और अच्छा हवाला देने के लिए नज़म से मुताल्लिक़ा आप पहले से ही 4, 5, 6 हवाले अच्छी तरह तैयार रखेंगे तो आपको 3 से 4 हवाले जहन में आ जाएंगे, क्योंकि नज़म में तमाम तर बातें रेलेवेंट होती हैं, कोई और बात नहीं होती। गज़ल का मौजू ही और है, नज़म में तमाम बातें रेलेवेंट होती हैं और जो भी हवाला दे दिया जाए कोई मसला नहीं होता आपका। और बीच में दें हवाला, कोशिश करें कि पेज के बीच में नज़र आए, पैराग्राफ के बीच में, कि ये बात करते हुए, ये बात लिखते हुए मुझे फ़लाँ बात याद आ गई। और ये जो आम चीज़ें हैं, हमद और नात के जो मसाइल हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। आम चीज़ें, हम राह चलते एक नात सुन रहे हैं, एक राह चलते हमद सुन रहे हैं, और ये कॉमन चीज़ें हैं, इनको बतौर हवाला बनाएंगे तो ये कोई ख़ास आपको अट्रैक्शन नहीं देगा। हवाला हमेशा अच्छा तैयार किया करें। ये जो उल्टे सीधे अशार होते हैं, या ट्रकों के पीछे या रिक्शों के पीछे लिखे हुए अशार होते हैं, आप समझते हैं, या व्हाट्सअप स्टेटस पे दिए गए अशार होते हैं, आप समझते हैं कि ये भी हवाला हैं, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। आप पहले चेक कर लें उसको कि वाकई ये शेर ठीक मतन के साथ है, और अगर है तो ये किस शायर का है, तो आप सही हवाला लिखें। क्योंकि हवाला ज़रूर, वैसे तो सारा पेपर पढ़ा जाता है, हवाला ज़रूर पढ़ा जाता है। अब आपको एक बात और बताता चलूँ कि ये चीज़ें जो हवाला जिन्हें मैं कह रहा हूँ, अपने मुसन्निफ़ का नाम, सबक का उन्वान लिखना हो, मुसन्निफ़ का नाम लिखना हो, शायर का नाम लिखना हो, और नज़म का उन्वान लिखना हो, या गज़ल के शायर का नाम लिखना हो, ये कट मार्कर से लिखें तो आपके पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। सबसे पहला काम ये करना है, मैं आखिर में आपको थोड़ा सा वो पेपर दिखाऊंगा भी सही कि मार्जिन लाइन लगानी है, वो भी कट मार्कर के साथ, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। पेपर देने का तरीका यही होता है। तो 25 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को करेंगे, वो 3 पेज तक बात ख़त्म हो जाए, 2.5 तक ख़त्म हो जाए, 2.25 तक ख़त्म हो जाए, 3.5 तक ख़त्म हो जाए, 4 पेज आप पूरे लिख सकते हैं, लेकिन कहीं गैप नज़र ना आए। मार्जिन लाइन टू मार्जिन लाइन लिखें और पेज भरा हुआ नज़र आए कि आपने वाकई मटेरियल लिखा हुआ है। ये नहीं है कि आपने हवाला लिखा, 2 लाइन ऊपर छोड़ दी, 2 लाइन नीचे छोड़ दी, तो इस तरह आपको अच्छे नंबर नहीं मिल सकते। आप डॉज दे रहे हैं, एग्ज़ामिनर को डॉज देने की कोशिश ना करें। उसका 30 साल का तजर्बा है, उसका 20 साल का तजर्बा है, उसका 15 साल का तजर्बा है, वो एक नज़र आपका पेपर देख के जज कर लेता है कि बच्चे की एबिलिटी क्या है, बच्चा कितना काबिल है। आप उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप अपना बेहतरीन से बेहतरीन मवाद फराहम करें, इस तरह आपको अच्छे मार्क्स वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। सबसे पहला काम मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑब्जेक्टिव में अगर पूरे नंबर हो तो एक अट्रैक्शन मिल जाती है एग्जामिनर के कि बच्चा बहुत अच्छा है,
इस तरह वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स देने से हेसिटेट नहीं होता, हिचकिचाता नहीं। उसे पता है कि बच्चे ने देखें ऑब्जेक्टिव में पूरे नंबर हासिल किए हैं, इसी तरह ये बाकी क्वेश्चन भी ठीक कर रहा है, कोई गलत बात नहीं लिख रहा, कोई गैर मुताल्लिका बात नहीं लिख रहा, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देने से गुरेज नहीं करेगा। उसके बाद है सवाल नंबर 2। हमारे पास सवाल नंबर 2 ही चल रहा है। सवाल नंबर 2 का ए पार्ट होता है नज़म के अशार की तशरीह और बे पार्ट होता है, यानी बे जो हिस्सा है वो होता है गज़ल के अशार की तशरीह, जो कि बहुत ही अहम है। गज़ल के अशार की तशरीह में आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं, मगर उसके लिए थोड़ी सी आपको कोशिश करना होती है। हम कभी भी गज़ल के अशार की तशरीह में ये नहीं कर सकते कि उनको इकट्ठे कर दें। क्यों? गज़ल का ये तारुफ है कि गज़ल का हर शेर अपनी एक दुनिया रखता है। उसमें कोई शेर ऐसा आ जाएगा जो सूफ़ीज़म पे होगा, कोई शेर मक़सदियत पे होगा, कोई शेर होगा इश्क़ मजादी पे होगा, कोई होगा जो इश्क़ हकीकी की तरफ इशारा दे रहा होगा, कोई शेर होगा जो मौत की याद दिला रहा होता है, कोई शेर ऐसा होता है जो आखिरत की याद दिला रहा होता है, कोई शेर ये होता है कि दुनिया की नापायदारी की बात। उसमें बहुत सारे दूसरे मौज़ूआत मर्ज हो गए हैं गज़ल के अंदर। हालांकि गज़ल की हकीकत तो यही है कि ये इश्क़ व आशिकी का कि इसमें इश्क़ व आशिकी के मामलात इसमें बहस किए जाते थे या हुस्न के मामलात बहस किए जाते थे। अब उसमें और ज़्यादा मौज़ूआत आ गए हैं, इसलिए हमें हर शेर का अलग से मफ़हूम लिखना पड़ता है कि इस शेर में वो क्या कहना चाह रहे हैं। पहले शेर की दुनिया और हो जाती है, दूसरे की और हो जाती है, तीसरे की और हो जाती है। किसी भी शेर का दूसरे शेर से मुताल्लिका होना गज़ल में लाजमी नहीं है, वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे अपनी काफ़िया बंदी कर सकता है। तो गज़ल में सवाल नंबर 1 ही चल रहा है। गज़ल का तरीक़ेकार ये होगा गज़ल के अशार की तशरीह में कि आपको यूँ लिखा हुआ होगा 1 + 3 + 3 + 3 = 10। यह है गज़ल के अशार की तशरीह। यानी ये शायर का नाम हो गया, पहले शेर की तशरीह, दूसरे शेर की तशरीह, तीसरे शेर की तशरीह। अब बेहतरीन तरीक़ेकार ये होता है गज़ल के अशार की तशरीह में कि आप ऊपर लिखें शेर नंबर 1, क्योंकि हर शेर की अलग अलग नंबर लगने हैं। फिर शेर लिखें, उसके बाद आपने मफ़हूम लफ्ज़ नहीं लिखना, मफ़हूम लफ्ज़ नहीं लिखना, मफ़हूम लिखना ज़रूर है, वो तशरीह के अंदर ही आ जाए। तशरीह में सबसे पहले 1-2 लाइन 2.5 लाइन्स का मफ़हूम लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ दें, ताकि उसको वाज़े हो जाए कि इसको मफ़हूम की सही समझ है। अगर आपको गज़ल के शेर का मफ़हूम ठीक तरह आता है तो फिर आप तशरीह भी ठीक ही करेंगे, उसमें ज़्यादा मसला आपको नहीं होगा। तो मफ़हूम ही बात क्लियर कर देता है कि बच्चे को इस शेर की समझ है या नहीं है। तो लफ्ज़ मफ़हूम लिखने के बजाय आप सबसे पहले गज़ल में शायर का नाम 1 नंबर पूरा हो गया, उसके बाद शेर नंबर 1, फिर तशरीह में 2 लाइन्स 2.5 लाइन्स का मफ़हूम लिखने के बाद आप 1 लाइन का गैप दे देंगे, छोड़ देंगे, नीचे तशरीह शुरू कर देंगे। याद रखिएगा कि आप पहले शेर में शायर का जो तारुफ़ बता रहे हैं, तारुफ़ होता है उसलूबी तारुफ़ भी, इसकी शायरी में क्या क्या खसूसियात पाई जाती हैं, जो तारुफ़ बता रहे हैं उस तारुफ़ के अंदर आप उसलूबियात पे बात करेंगे, उसकी शायरी की कौन कौन सी खसूसियात हैं, उसने अपनी शायरी में किन किन मौज़ूआत को बहस किया, किन किन मौज़ूआत पर उसने बहस किया। तो जब आप एक बार शायर का तारुफ़ पहले शेर में बता चुके हैं और तशरीह शेर की कर चुके हैं, तो शेर नंबर 2 में दोबारा उसका तारुफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। आप शेर नंबर 2 लिखेंगे, शेर लिखेंगे, तशरीह लफ्ज़ लिखेंगे, 2 लाइन का मफ़हूम लिखेंगे और 1 लाइन 2 से 2.5 लाइन का मफ़हूम लिखने के बाद 1 लाइन का गैप दे देंगे और उसके बाद उसकी तशरीह शुरू कर देंगे। कोशिश कीजिए कि आप जब गज़ल के अशार की तशरीह कर रहे हों तो जो लेफ़्ट साइड से, क्योंकि पेपर लेफ़्ट साइड से शुरू होता है, लेफ़्ट साइड से जो पेपर है उस लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करें। मैं आपको थोड़ा सा पेपर बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि गज़ल के अशार की तशरीह का बेहतरीन तरीका कौन सा है। ये आप इस साइड से शुरू करेंगे गज़ल के शेर की तशरीह,
शेर नंबर 1, फिर शेर लिखेंगे। उसके बाद आप 1.5 पेज तक, क्योंकि आपने टाइम मैनेज करना है, आपके पास है हर शेर के लिए 10 मिनट, 1.5 पेज तक आपकी तशरीह यहाँ पे ख़त्म हो गई है। 10 मिनट आपके पूरे हो गए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ शेर नंबर 2 नहीं लिखेंगे, बल्कि इस पेज को पलट देंगे, ये आधा पेज छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे शेर नंबर 2। फिर दूसरे शेर की तशरीह भी 1.5 पेज तक ख़त्म हो गई। फिर आप आधा पेज छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे शेर नंबर 3, और यहाँ पे आपके यानी आपके टोटल 6 पेज लगेंगे, मगर आप लिखेंगे 4.5 पेज। हाँ, हो सकता है कि आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी हो, आप 10 मिनट में ही 2 पेज की तशरीह कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए ऐसा ही हो तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगर आप 2 पेज की तशरीह 10 मिनट में नहीं कर सकते तो आप 2 पेज से 1.5 पेज तक उसको महदूद कर सकते हैं। तो इस तरह एक फ़ायदा ये होता है कि सारा जो मटेरियल है, सारे का सारा मटेरियल वो सामने आ जाता है एग्ज़ामिनर के, कि देखें इसने जिस पेज पे यहाँ तशरीह शुरू किया, यहाँ पे उसका एंड किया है, इसमें हवाले भी सामने आ गए, तो वो आपको हर शेर के 3 नंबर देने का भी अख्तियार रखता है। हो सकता है कि वो कहीं से आपकी गलती पर 1 आध नंबर काट ले, लेकिन आपको वो पूरे नंबर भी दे सकता है। ये है गज़ल का तरीका। अब गज़ल में हवाला जात, गज़ल में नज़म में हवाला जात की कैद नहीं होती। नसरी हवाले भी दिए जा सकते हैं, शेर के हवाले भी दिए जा सकते हैं। हवाले मैंने आपको बता दिए हैं कि किन चीज़ों को कहा जाता है। अब है कि आपने गज़ल में हर शेर से, इस गज़ल की तैयारी ज़रा मुश्किल होती है, हर शेर का अलग मफ़हूम है, अलग दुनिया है उसकी, तो आप कोशिश करेंगे कि हर शेर से मुताल्लिक़ा कोई ना कोई शेर आप हवाले के तौर पे या किसी आयत का मफ़हूम या किसी हदीस का मफ़हूम तैयार करेंगे। बल्कि किताब पे जब पढ़ाया जाता है तो साथ साथ लिखवाया भी जाता है, तो वहाँ से आप रेलेवेंट लिखेंगे। गज़ल के अशार की तशरीह में हर शेर में 2 हवाले भी दिए जा सकते हैं, 3 भी दिए जा सकते हैं, लेकिन एक काफ़ी है। कम से कम 1 हवाला होना ज़रूरी है, वो चाहे नसरी हो चाहे वो शेर की सूरत में हो। उसके बाद हमारे पास आता है सवाल नंबर 3, जो सबसे ज़्यादा अहम भी है, और इसी में मार्क्स जो है ना वो फ्लक्चुएट कर जाते हैं कि अगर इसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं तो बाकी जगहों पे नंबर लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। वो है इक्तिबास की तशरीह। उस क्वेश्चन को कैसे करना है ये समझ, उसको हल करने के लिए आपके पास 30 मिनट हैं। 30 मिनट के अंदर आपने इक्तिबास की तशरीह करनी है। इक्तिबास की तशरीह में कुछ चीज़ों का ख्याल आपने रखना है कि आप कोशिश करें इसमें जो हवाला जात हैं वो नसरी हों। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि कोई एक आध शेर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, तो लिखने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन जो सीनियर्स हैं, जो तजुर्बाकार लोग हैं, जो बड़े प्रोफेसर्स हैं, वो मना करते हैं कि इक्तिबास की तशरीह में हवाला शेर ही नहीं होना चाहिए बल्कि नसरी होना चाहिए। सबसे पहले ये देखिए, मैंने तकसीम करके आपको बता दिया है कि आप किस क्वेश्चन में किस तरह की मार्किंग है और आप मैक्सिमम नंबर कितने ले सकते हैं और उसमें आप अमूमी नंबर कितने ले सकते हैं। ये अमूमी नंबर भी वो हैं जिन लोगों ने पूरा साल तैयारी की होती है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने तैयारी नहीं की वो लोग भी ये नंबर हासिल कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने पूरी तैयारी की है, अलबत्ता जिसने सही प्रेजेंटेशन के साथ थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए और पूरा पेपर अटैम्प्ट किया है और कहीं भी कोई कजी नहीं छोड़ी और जिस तरह उसको समझाया गया था उस तरह पूरा पेपर हल किया है, तो उसके लिए मुमकिन है कि वो 90 के करीब मार्क्स हासिल कर ले। तो इक्तिबास की तशरीह में होता ये है कि सबसे पहले सबक का उन्वान लिखना होता है, फिर मुसन्निफ़ का नाम लिखना होता है, फिर सियाक़ व सबाक़। अब सबसे पहले आप ये देखें कि सबक का उन्वान ये कोशिश करें कि कट मार्कर से लिखें, बल्कि ज़रूरी है कि आप कट मार्कर से लिखें। मुसन्निफ़ का नाम और सिन्फ़ और माख़ुज़ लिखना ज़रूरी नहीं है, मगर अगर आप लिख देते हैं तो आपकी एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी।
उसके बाद आप लिखेंगे सियाको सबाक। सियाको सबाक का मतलब ये होता है कि इस पैराग्राफ से पहले क्या बात हो रही थी और इस पैराग्राफ के बाद क्या बात होगी। सियाको सबाक आपका 10 से 12 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम इसकी 10 लाइन्स हों। जो बच्चे ज़रा खुला करके लिखते हैं वो 12 लाइन्स पर भी जा सकते हैं, लेकिन आप इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि इसके नंबर होती हैं 3। आपको मैक्सिमम 3 नंबर तो बहुत कम ही मिलते हैं, 2 मिलेंगे, या अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है तो आपको 3 नंबर पूरे मिल सकते हैं, वरना आपको 2 ही मिलेंगे। तो आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइन लिख के अपना टाइम ज़ाया करने की कोशिश ना करें। अलबत्ता तशरी, अब एक पेज तकरीबन पूरा जो है ना वो पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा चंद लाइन छोड़ के इन चीज़ों पे आ जाएगा कि सबक का उन्वान क्या है, मुसन्निफ़ का नाम क्या है, सबक की सिन्फ क्या है, उसका माखज़ क्या है, और सियाको सबाक जो है ना वो कितना लिखना है। उसके बाद सियाको सबाक में ये ख्याल रखना है कि आपने 2 पैराग्राफ बनाने के बजाय एक ही पैराग्राफ में बयान करें। आपने उस इक़्तिबास को उससे पहले वाली बातों से और उसके बाद वाली बातों से मिलाकर एक पैराग्राफ बना देना है, एक इक़्तिबास बना देना है, जिसको हम कह सकते हैं कि आपका बेहतरीन इक़्तिबास लिखा हुआ है। हाँ, एक 2 लाइंस का इजाफ़ा किया जा सकता है, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप यूँ लिखेंगे, ये ना लिखें ये आखिरी पैराग्राफ है या दरमियानी है, यूँ लिखें ये इक़्तिबास आखिरी इक़्तिबासात में से लिया गया है। अगर वो दरमियान से हो, तकरीबन दरमियान से हो, तो आप यूँ लिखेंगे ये इक़्तिबास सबक के दरमियानी इक़्तिबासात में से लिया गया है। और अगर वो कोई इब्तदाई सफ़ात से हो तो आप लिख सकते हैं ये इक़्तिबास सबक के इब्तदाई इक़्तिबासात में से लिया गया है। इसको अगर आप मार्कर से हाईलाइट भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। अब उसके बाद तशरी होगी, तो तशरी बाज़-औक़ात ये होता है कि तशरी जो है ना उस पैराग्राफ के अंदर ऐसा मौजू होता है कि आप उसी को ही तशरी करते हैं तो सबक भी साथ शामिल हो जाता है और तशरी भी हो जाती है। लेकिन बाज़-औक़ात एक कहानी है, एक अफ़साना है, एक नावल है, एक ड्रामा है, तो आपको उसके सियाक़ो सबाक़ के हवाले से मिलाकर तशरीह करना पड़ती है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि आप उसी पैराग्राफ को एक्सपेंड करने की कोशिश करें। तो तशरीह होती है 2 से 3 सफ़ात। आपके पास इस सवाल के लिए हैं 30 मिनट। तो उसके बाद जब आप तशरीह कोशिश करें कि नेक्स्ट पेज से ही तो शुरू कर दें, तो अगर आप 30 मिनट में 2 सियाक़ो सबाक़ के अलावा 2 सफ़ात की तशरीह कर सकते हैं तो आप 2 की कर लें। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आप इसी टाइम में 3 पेज की तशरीह कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। ये जो लिमिट दी जाती है, ये इसका मकसद ये नहीं होता कि आप तशरीह ज़्यादा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए आपको लिमिट दी जाती है कि आप कम से कम इतना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इतना करें। वरना तशरीह तो का मतलब ही बात को फैलाना है, बात को एक्सपेंड करना है, भी कितना ज़्यादा बात फैलाई जा सकती है और उसके साथ मुताल्लिक़ कितने मौज़ूआत हैं या कोई हवाले हैं जो इसके बात को और ज़्यादा ज़ाहिर कर रहे हैं, और ज़्यादा इसकी अहमियत और ज़्यादा इसकी वजाहत बयान कर रहे हैं। तो तशरीह 2 से 3 सफ़ात के दरमियान हो तो ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करें कि नसरी हवाले दें, और बाज़ औक़ात हो जाता है कि ऐसा शेर आ जाता है कि जो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा होता है, तो कोई ख़ास हर्ज नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अशार ना हो, एक आध शेर में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता कोशिश पूरी हो कि आप नसरी हवाले ही दें। इसके बाद सबक नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 है सबक का खुलासा। इसमें 1 नंबर तो होता है मुसन्निफ़ का नाम और 9 नंबर का खुलासा होता है। 1/3 ऑफ द चैप्टर, यानी एक सबक का तिहाई हिस्सा जो है हम लिखेंगे तो उसको खुलासा कहा जाता है। यानी उस बात को जब हम तिहाई में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कुछ असबाक ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, बहुत ज़्यादा तवील हैं, अलबत्ता कुछ असबाक ऐसे हैं जो मुख्तसर हैं। तो जो मुख्तसर सबक है उसका खुलासा तो 1.5 से 2 पेज तक ही काफ़ी हो जाएगा। लेकिन कुछ सबक ऐसे हैं जो वो 3 पेज का भी खुलासा लिखा जाए फिर भी बात अधूरी रह जाती है। लेकिन आप 3 से ज़्यादा का नहीं लिखेंगे। जितनी भी अहम बातें हैं तरतीब के साथ 3 पेज तक ही महदूद रखें, क्योंकि आपके पास
इस सवाल को हल करने के लिए 20 मिनट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 20 मिनट होते हैं इस सवाल के हल करने के लिए, इसलिए 3 पेज से ज़्यादा ना जाएं। सबक के खुलासे की इनफरादियत ये होती है कि इसमें कोशिश करें कि चंद अहम लफ्ज़ जो किरदारों के नाम हो या जगहों के नाम हो उनको मार्कर के साथ हाईलाइट करते जाएं, ताकि स्पीडीली एग्जामिनर अगर पेपर चेक कर रहा है तो उसको नज़र आ जाए कि इसने सबक को अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, उससे प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है। इसमें ये 3 चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सबक का उन्वान, सिन्फ, माखुज़, सिर्फ मुसन्निफ़ का नाम लिखना है, इसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली सबक का खुलासा लिखना शुरू कर देंगे। तो 1.5 से 3 सफ़ात के दरमियान वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि सबक कितना तवील है। अगर सबक तवील है तो आप 3 पेज तक चले जाएंगे, अगर सबक मुख्तसर है तो आप 1.5 पेज तक भी खुलासा महदूद कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नज़म का खुलासा 10 से 12 लाइंस का खुलासा लिखें और कोशिश करें इसमें भी कोई 2 से 3 लफ्ज़ या 4 लफ्ज़ मार्कर से जो अहम है वो हाईलाइट कर दें। इससे एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन लेवल बेहतर हो जाएगा। बेहतरीन नज़म का खुलासा ये होता है कि आप तमाम अशार की तशरीह मुख्तसर अंदाज में तमाम अशार का खुलासा तरतीब से बयान करें। ये ख्याल कीजिएगा, नज़म का खुलासा हो या सबक का खुलासा हो, उसकी इब्तिदा और उसकी एंडिंग जो उसका इख्तिताम है वो ज़रूर होना चाहिए, वरना वो सवाल नामुकम्मल तसव्वुर किया जाएगा। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि सबक के खुलासे की भी एंडिंग हो, यानी इख्तितामी जुमले, इख्तितामी फ़िक्रे वो भी आपने लिखने हैं। इसी तरह नज़म के खुलासे में भी ऐसा करना है, वरना आपका जो सवाल है, चाहे आपने 2 पेज का लिखा है और दरमियान तक बात लिखी है, तो आपका ये खुलासा नामुकम्मल तसव्वुर किया जाएगा और आपको इसमें मैक्सिमम नंबर नहीं दिए जाएंगे। अब आप सबसे अहम क्वेश्चन सेकंड ईयर का है मज़मून को किस तरह करना है, कितना करना है, कितना टाइम है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने तलबा को यही कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सबसे आखिर में करें, चाहे जाए कि ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन उनको यही समझाया जाता है, या मैं कहता हूँ ख़ास तौर पे कि आखिर में करें, उससे पहले ख़त कर लें तो बहस भी उस ख़त की पहले कर लेते हैं। ख़त या आप बीती, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ख़त देंगे या आप बीती देंगे, यहाँ वहाँ बोर्ड आपको ये नहीं कहेगा कि आप ख़त लिखें या आप बीती लिखें, नहीं, वो देंगे ही इनमें से कोई एक चीज़। तो इन दोनों में से ख़त का तो 5 नंबर का स्ट्रक्चर होता है। आप इम्तिहानी मरकज़ लिखेंगे और तारीख़ लिखेंगे, और जिसको ख़त लिखा जा रहा है वो अलकाबात लिखेंगे, अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे, और आखिर में वस्सलाम। ये 5 नंबर हो जाते हैं हमारे पास ख़त के स्ट्रक्चर के। बीच में जो 5 नंबर का मटेरियल है आपके पास है 15 मिनट, और इन 15 मिनट के अंदर आप 1.5 से 2 पेज का ख़त लिखें। बाज़ औक़ात ख़त तवील हो जाता है, जो अखबार के मुदीर के नाम लिखना है जी, अखबार के मुदीर के नाम ख़त लिखना है, और उसमें आपने ट्रैफिक के मसाइल और उनका हल भी, उनका सद-ए-बाब भी लिखना है। अब ये 2 टॉपिक हो गए हैं, एक तो ट्रैफिक के मसाइल के हैं, ख़त में आप ये बयान करेंगे, दूसरा आप उनकी तजावीज़ भी देंगे कि इन मसाइल को हल कैसे किया जा सकता है। वो जो भी आपके ज़हन में आ रही हैं तजावीज़ आप दे सकते हैं। मुदीर के नाम ख़त का मैं थोड़ा सा आइडिया देता चलूँ क्यों लिखा जाता है। ये हमारे यहाँ देखें ना, जब हम अब अपने सोर्स से किसी हुकाम बाला तक कोई बात नहीं पहुँचा सकते, तो हम अखबारात के सोर्स से वो बात हुकाम बाला तक पहुँचाते हैं। तो मुदीर के नाम ख़त लिख के दरअसल हुकाम बाला को हम अपना मसला जो इज्तिमाई होता है, हमारे माशरे का, मेरी कम्युनिटी का मसला होता है, वो मसला समझाना चाह रहे होते हैं, बताना चाह रहे होते हैं, ताकि हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाए। वो अखबार में जब ख़त शाया होता है तो हुकाम बाला तक हमारी बात पहुँच जाती है, यानी ब्यूरोक्रेसी तक या वज़ीर आला तक बात पहुंचाने के लिए हमारे पास अखबार ही एक सोर्स है कि हम अपनी बात पहुंचा सकें। इसलिए जो खतूत मुदीर के नाम होते हैं उनका मकसद यही होता है कि आप ख़त के ज़रिए, अखबार के ज़रिए अपनी बात, अपना इज्तिमाई मसला, अपनी उस माशरे का, महल्ले का, उस कम्यूनिटी का आप अपने हुकाम वाला तक पहुँचा कर उस मसले को हल कराना चाह रहे होते हैं। ये होता है मुदीर के नाम ख़त। अब 5 नंबर का तो इसका स्ट्रक्चर होता है, और 2.5 नंबर की अगर वो 2 टॉपिक दे रहा है तो उसकी वो अलग अलग डिवीजन हो जाएगी। अगर आप उसको बेहतर अंदाज में दोनों टॉपिक को लिखते हैं तो आपको 9 नंबर मिलना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे आखिर में होता है मज़मून में यह ख्याल रखिएगा आपके पास 40 मिनट बाकी बचते हैं, तो 40 मिनट में आप कम से कम
अगर आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो कम से कम 8 सफ़ात का मजमून लिखेंगे। इसके बाद 10 का हो जाए या 10 से 12 तक भी चला जाए तो वो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मिनिमम 8 सफ़ात के मजमून पर आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इससे कम पर आपको अमूमी नंबर मिलेंगे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बेहतरीन मार्क्स हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मजमून में कोशिश कीजिए कि हर पेज पे 1-2 हवाले हों और हवालों के साथ साथ उनके हवाले भी साथ मौजूद हों कि ये आयत कहाँ से लिखी हुई है, कहाँ की है, किस सूरत से है, ये जो हदीस है ये किस मजमुआ हदीस में से है, या ये शेर किस शायर का है, या ये कौल किस शख्सियत का है। जो गैर मुस्तनद बातें हैं, गैर मुस्तनद हवाले हैं, वो आपके मजमून को ताकतवर नहीं बना रहे थे बल्कि और कमज़ोर बना रहे होते। तो कोशिश कीजिए कि आप गैर मुस्तनद हवाले देने से गुरेज कीजिए। कम दे दें हवाले, लेकिन गैर मुस्तनद हवाले ना दें। तो एक पेज पे एक अगर अच्छा हवाला चलता जाए तो भी मजमून बहुत अच्छा तस्वर किया जाता है। आप 2 भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश अगर 2 नहीं बनते एक पेज पे तो एक हवाला चलता जाए, लेकिन वहाँ डॉज देने की कोशिश ना करें। आपका पेज पूरा लिखा हुआ हो, पता चले कि पूरे पेज पे आपने लिखा है, उसमें जो अहम निकात हैं, उसमें कोई तारीख़ी हवाले यानी तलमीहात आ रही हैं या कोई अहम बात सामने आ रही है तो उसको आप मार्कर से हाईलाइट भी कर सकते हैं, लेकिन अल्फाज के हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें आप कोशिश कीजिए कि 40 मिनट के अंदर आपकी प्रैक्टिस हो कि कम से कम आप 8 सफ़ात लिख सकते हों। अब मैं आपको आखिर में थोड़ा सा एक पेपर भी दिखाऊंगा। इस पेपर का मकसद ये है कि लफ्ज़ किस तरह हाईलाइट करनी है। ये ख्याल रखिएगा कि सेकंड ईयर के पेपर में बहुत अच्छी राइटिंग नहीं बन सकती क्योंकि टाइम कम होता है, मटेरियल ज़्यादा लिखना होता है, लेकिन आपकी राइटिंग इतनी अच्छी ज़रूर हो कि आपको उसमें बेहतर नंबर हासिल कर सकें, वो बुरी ना लग रही हो। तो ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि अगर आप 1-2 गलतियाँ ऑब्जेक्टिव में करती हैं, 2 नंबर इधर से कट गए, अगर ये अच्छे बच्चों की बात हो रही है, और 1-2 नंबर अगर आप हर क्वेश्चन में कम करते जाएंगे इस तरह के आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है और आपका मतन अच्छा नहीं है, आपके हवाले अच्छे नहीं हैं, आपकी तशरीह और मफहूम अच्छे नहीं हैं, तो आपको बेहतरीन पेपर देने के बावजूद 82 मार्क्स मिलेंगे। ये आपका एग्रीगेट बनेगा। अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के टॉपिक को सही तरह समझा है और उसकी सही प्रैक्टिस की है, आपके जहन में उसका कंसेप्ट क्लियर है, तो आपका नंबर नहीं कट सकता, आपके पूरे 20 नंबर आएंगे। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि नज़म के अशार की तशरीह में हवाला जात बहुत अच्छे हैं और अगर आप 4 पेज तक तशरीह ले जाते हैं तो आपको 9 नंबर दे सकते हैं। इसी तरह गज़ल के अशार की तशरीह में भी 8 की बजाय आपको 9 नंबर मिल सकते हैं अगर आप हर गज़ल के हर शेर का मफहूम, गज़ल के हर शेर का मफहूम बेहतरीन अंदाज में लिखते हैं और उसकी तशरीह भी ठीक करते हैं, उसका तारुफ भी मुनासिब देते हैं आप 1-2 लाइंस में, और साथ हवाला जात भी अच्छे लिखते हैं, तो आपको 9 नंबर यहाँ मिल सकते हैं। इक़्तिबास की तशरीह में 1+1+2+9 हो सकते हैं अगर आप इक़्तिबास की तशरीह ठीक कर रहे हैं और उसमें आपने हवाला जात अच्छे लिखे हैं और आपका वहाँ पे मटेरियल मैक्सिमम है। तो सवाल नंबर 4 सबक का खुलासा है। तो सबक के खुलासे में आप देख लें कि अमूमी नंबर तो 8 हैं, लेकिन अगर आप इसके अल्फाज हाईलाइट करते हैं, अहम निकात हाईलाइट करते हैं और आप इसकी इब्तदा से आखिर तक एक तरतीब बरकरार रखते हैं और इसकी तकमील भी करते हैं, तो आपको 9 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद है नज़म का खुलासा। इसमें अगर आप बेहतरीन भी लिखा जाए 5 नंबर देने का अख्तियार तो है, लेकिन बहुत कम लोग देते हैं, ज़्यादा लोग 4 नंबर ही देते हैं। अगर बहुत अच्छा लिखा हो, साफ़ सुथरा लिखा हो, एक पेज पे पूरी उसकी प्रेजेंटेशन बनाई गई हो, तो आपको पूरे यानी लिखेंगे तो आप 10-12 लाइन्स ही, लेकिन वो पेज पूरा एक नज़म के खुलासे पे आ गया, 2-4 लफ्ज़ हाईलाइट भी हो गए, तो आपको पूरे 5 नंबर भी मिल सकते हैं। इसके अलावा ख़त में आपको मैंने पहले बता दिया है कि 5 नंबर होते हैं स्ट्रक्चर के इम्तिहानी मरकज़, फिर तारीख़ के बाद वो जो अलकाबात हैं उनका 1 नंबर होता है, अस्सलाम वालेकुम का 1 नंबर होता है, वस्सलाम का 1 नंबर होता है। 5 नंबर ये पूरे हो गए। अब इनमें से 9 नंबर हासिल करने के लिए आप जो अंदर मटेरियल लिखती हैं वो आपका बेहतरीन हो, उसमें अल्फाज अच्छे हों, इस मजमून और ख़त में लफ्ज़ों का चुनाव भी अच्छा होना चाहिए, जुमले भी अच्छे होने चाहिए। ये ना हो सादा से जुमले आप बनाते जा रहे हो तो एग्ज़ामिनर को पता है कि आपकी एबिलिटी क्या है। अगर आपके लफ्ज़ों का, जुमलों का, फ़िक्रों का चुनाव अच्छा होगा तो आपको वाकई वो अच्छे नंबर
दे देगा। तो इस तरह अगर आप ख़ास अंदाज से पेपर देते हैं, जिस तरह समझाया जाता है, जिस तरह उसकी खूबसूरती आपको बताई जा रही है, ख़ास अंदाज से पेपर देते हैं, तो आपको इंशाअल्लाह कोई भी एग्ज़ामिनर बैठा हो नंबर भी अच्छे देगा। और आखिर में मैंने आपके सामने ये सारा तरतीब से लिख दिया है कि किस सवाल में बोर्ड में कितने मार्क्स होते हैं, आपको अमूमी नंबर कितने मिलते हैं, अगर आप बेहतर अंदाज में पेपर दें तो आपको कितने मिलते हैं, और किस सवाल के लिए आपके पास कितने मिनट हैं, इस टाइम को भी आपने मैनेज करना है। तो इंशाअल्लाह तवक्को है कि आप आसानी से उर्दू में 85 से ज़्यादा नंबर, 90 के करीब, 90 से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जो अब मारूज़ी है उसमें अलग अलग टॉपिक पे रमूज़ औक़ाफ़ और इमदादी अफ़ाल और मुताबिकत के हरूफ पर मैं अपने लेक्चर अभी अपलोड करूँगा। आप उनको अच्छी तरह समझ के कोशिश कीजिए कि आपके मारूज़ी में नंबर अब कम ना हो। तो जो हमारा टारगेट है इंशाअल्लाह हम वो ज़रूर अचीव करेंगे। इंशाअल्लाह ऐसा ज़रूर होगा अगर आपने इन बातों को मद्देनज़र रखा तो। अल्लाह हाफ़िज़।